तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व वैदिक काल। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में आज हम पूर्व वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा और वैदिक सभ्यता के कुछ बेसिक जानकारी को भी जाना। और इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल को जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब आइए पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कबीलाई जीवन यहाँ कन्निलाई नहीं है, यहाँ पर कबीलाई होगा दोस्तों, गलती से लिखा गया है। यहाँ के लोग कबीलाई जीवन जीते थे। कबीलाई जीवन से यह तात्पर्य है कि ये छोटे छोटे कबीलों में इस समय रहा करते थे और इसी के बड़ा समूह को क्या कहते हैं? जन कहते हैं। इसका बड़ा समूह जन कहलाता है। राजन दोस्तों उस समय के लोग राजा को कहा करते थे और इन्हीं राजन के पास बहुत ही कम सीमित अधिकार हुआ करता था। उस समय दोस्तों इन राजन के पास यानी राजा के पास सीमित अधिकार हुआ करता था जन को चलाने के लिए। जन दोस्तों समझ सकते हैं आप इस प्रकार से कि जन, एक बड़े से राज्य को उस समय के लोग जन कहा करते थे, यानी कि जन के नाम से पुकारा करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, राजा की सहायता के लिए दोस्तों समिति, सभा, विद्वत और गण ये हुआ करते थे उस समय के राजा के सहायता के लिए। अब दोस्तों समिति को जान लीजिए, यह पूरे कबीले के आम लोगों की सभा थी। इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हुआ करती थी। अगला पॉइंट देखिए अब सभा के बारे में। सभा कुलीन श्रेष्ठ पढ़े लिखे उच्च वर्ग की संस्था थी। जी हाँ दोस्तों, सभा में केवल उच्च यानी कि श्रेष्ठ लोग ही बैठते थे, पढ़े लिखे लोग ही बैठा करते थे सभा में। यह उच्च कुलीन के वर्गों के लिए हुआ करता था। अब आइए गण को देखते हैं। गण दोस्तों यह कुलीनों की सभा थी। जी हाँ, यह कुलीनों की सभा थी, मतलब कि यहाँ पर सारे कुल के लोग बैठकर सभा कर सकते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा जाता है। यहाँ पर प्रजापति यानी कि राजन को ही प्रजापति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, अधिकारी रत्नील कहलाते थे। इस समय अधिकारी क्या कहलाते थे? तो रत्नील कहलाते थे। और ये अधिकारी चार भागों में बटे होते थे। देख लेते हैं, पुरोहित, सेनानी, पुरूप और स्पश। जी हाँ दोस्तों, यही चार भागों में ये अधिकारी बटा हुआ करते थे। इनके बारे में भी जानेंगे। स्पश दोस्तों ये गुप्तचर हुआ करते थे और ये राजन को गुप्त सूचनाएं दिया करते थे। आगे देखिए पुरूप दोस्तों यह दुर्गपति हुआ करते थे। दुर्गपति मतलब आप समझ सकते हैं, जो किलों की रक्षा करते थे, पहरेदारी करते थे, उन्हें ही दुर्गपति कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, सेना नियमित नहीं थी। इस समय सेना नियमित नहीं था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बलि यह स्वेच्छा से दिया गया कर है। कर को ही यानी टैक्स को ही बलि कहते थे उस समय के लोग। अगला पॉइंट देखिए, न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं था। इस समय न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं था दोस्तों। तो हम लोगों ने राजनीतिक जीवन को पढ़ लिया। अब सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। समाज, यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया है, समाज समतावादी था। जी हाँ, इस समय समतावादी था। लोग प्यार से रहा करते थे, आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, इसलिए यहाँ की समाज समतावादी था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था यानी जाति का व्यवस्था कर्म पर आधारित था। लोग जैसा काम करते थे उनके आधार पर ही उन्हें उस वर्ण में बांट दिया करते थे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, 10वें मंडल पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। जी हाँ दोस्तों, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यानी कि वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति का वर्णन है। किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। 10वां मंडल जो कि दोस्तों यह ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इस समय दास प्रथा का प्रचलन यूरोप की तुलना में कम था। अगला पॉइंट देखिए, परिवार का दोस्तों कुल सबसे छोटी इकाई थी। परिवार में कुल सबसे छोटी इकाई थी। अगला पॉइंट देखिए,
पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार थी। इस समय दोस्तों वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार थी, मतलब परिवार सभी एकजुट होकर के रहा करते थे और पिता ही प्रधान हुआ करता था परिवार में। अगला पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, स्त्री उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। जी हाँ दोस्तों, इस समय स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था और इन्हें अच्छे संस्कार दिए जाते थे। संस्कार दोस्तों कुल 16 प्रकार के हुआ करता था। इस समय संस्कार कुल 16 प्रकार के हुआ करते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, इस समय पुनः विवाह नियोग प्रथा थी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा नहीं था। इस समय दोस्तों अगर किसी का पति डेथ कर जाता था यानी कि मृत्यु हो जाता था उसका, तो वह अपने देवर से या किसी सगे संबंधी से विवाह कर सकती है। अब कुछ विदुषी महिलाओं को देख लेते हैं। गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ये सभी के सभी ऋषि परिवार से बिलोंग करती थी दोस्तों। ये महिलाएं उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, यानी कि पूर्व वैदिक काल से इन महिलाओं का संबंध नहीं है। ये महिलाएं उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। आगे देखिए, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन थी। इस समय शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार की भोजन किया करते थे। अगला पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, मनोरंजन दिया गया है। मनोरंजन में ये लोग पासा, नृत्य, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि का प्रयोग किया करते थे मनोरंजन के लिए। अब आइए पूर्व वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आर्थिक जीवन को देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था, पहला पॉइंट दिया गया है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देख लीजिए, गाय को अधन्या कहा गया। गाय को अधन्या कहा गया, यह न मारे जाने योग्य पशुओं में आता था। इसे सर्वाधिक महत्व दिया गया क्योंकि 176 बार इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख कितने बार मिलता है? तो 176 बार। आगे देखिए, घोड़ा का प्रयोग। दोस्तों घोड़ा का प्रयोग रथ के लिए किया करते थे। यह दूसरा प्रमुख पशु था। गाय के बाद यह दूसरा प्रमुख पशु था। आगे देखिए, कृषि का महत्व कम था। इसका उल्लेख मात्र 24 बार ही किया गया। कितने बार? 24 बार ही किया गया है कृषि का उल्लेख। अगला पॉइंट देख लीजिए, उद्योग समिति थी। बढ़ईगिरी, रथकार आदि उद्योग यहाँ के लोग किया करते थे। अगला पॉइंट देखिए, केवल आंतरिक व्यापार ही होता था। इस समय केवल आंतरिक व्यापार ही होता था, बाह्य व्यापार नहीं होता था दोस्तों। केवल आंतरिक व्यापार ही यहाँ के लोग किया करते थे। अगला पॉइंट देख लीजिए, मुद्रा की खोज नहीं थी। इस समय मुद्रा की खोज नहीं थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि मुद्रा का भी प्रचलन हो चुका था और यहाँ पर वैदिक सभ्यता में मुद्रा की खोज नहीं थी। तो हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल के आर्थिक जीवन को भी पढ़ लिया। अब धार्मिक जीवन को जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में अब जानेंगे। देखते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है, प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे, अर्थात यह काल धार्मिक प्रधान था। जी हाँ दोस्तों, यह काल पूर्व वैदिक काल धार्मिक प्रधान था। इसमें 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं। कितने मिले हैं? 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। किसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है? तो इन्हीं देवी देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। इन्हें भी जानेंगे। अब आप देख सकते हैं यही 3 श्रेणियां हैं, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। दोस्तों अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु जी थे। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष के देवता यही 4 हैं, इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी के देवताओं में दोस्तों अग्नि देवता, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति देवता यही आते हैं पृथ्वी के देवताओं के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, आकाश के देवता सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु भगवान को यहाँ के लोग आकाश के देवता माना करते थे। आप इन बिंदुओं को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों पूर्व वैदिक सभ्यता के देवताओं के बारे में भी जानकारियां दी गई है, इसे देख लेंगे। इंद्र सबसे पहले देवता जी हैं। इंद्र यह दोस्तों पुरंदर के नाम से भी जाने जाते थे। उस समय के लोग इन्हें पुरंदर के नाम से भी पुकारा करते थे। इन्हें किला तोड़ने वाला भी कहा जाता था। इनके बारे में 250 श्लोक मिलता है। यह सबसे प्रमुख देवता थे दोस्तों। यह वर्षा के भी देवता थे। इनको वर्षा का देवता भी कहा जाता था। आगे देखिए, अग्नि देवता है। अग्नि देवता यह मध्यस्थ देवता थे। इनके बारे में 200 श्लोक लिखा गया है। यह सेकेंड लोकप्रिय देवता थे। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर इंद्र भगवान आते हैं और दूसरे नंबर पर अग्नि देवता आते हैं। अब देखिए वरुण यह समुद्र के देवता हैं।
आगे देखिए सविता, यह दोस्तों चमकता सूर्य और उगते हुए सूर्य के देवता है और इन्हीं सूर्य देवता पर गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र जो कि तीसरे मंडल में स्थित है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अश्विन। अश्विन इन्हें चिकित्सा का देवता कहा जाता है। अश्विन को चिकित्सा का देवता कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, पूषण। इन्हें दोस्तों पशुओं का देवता कहा जाता है। पूषण जी को पशुओं का देवता कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, दौ। दौ यहाँ पे है दोस्तों, आकाश का देवता दौ भगवान को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आकाश का देवता किन्हें कहा जाता है? तो इन्हीं दौ जी को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, मारुत। मारुत जिन्हें हम सब जानते हैं, यह तूफान के देवता हैं। इन्हें दोस्तों तूफान के देवता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नोटिफिकेशन